मंजुल त्रिवेदी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ जीवन पर्यंत अधिगम के संदर्भ में कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयुक्त महाविद्यालय BSNV PG कॉलेज में शिक्षा शास्त्र विषय का सहायक आचार्य हूँ और आज आपसे कौशल योग्यता ढांचे और जीवन पर्यंत अधिगम के संदर्भ में जो उभरती प्रवृत्तियां हैं उसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे भीतर अनेक मानवीय गुणों एवं कौशलों का विकास करती है। हम अगर शिक्षा के प्राचीन परिप्रेक्ष्य को देखें तो कौशल विकास शिक्षा का सदैव से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमको कभी-कभी हम शिक्षा और कौशल विकास इन दोनों मुद्दों को एक साथ समझते हैं, लेकिन शिक्षा और कौशल विकास के मध्य कुछ बेसिक जो है मूलभूत अंतर होते हैं। जैसे शिक्षा है, वो शिक्षा का तात्पर्य ज्ञान प्राप्ति से है। शिक्षा जो है हमें चीजों का ज्ञान कराती है, चीजों के बारे में हम उसके माध्यम से जानते हैं। जबकि जो कौशल विकास है, कौशल विकास का जो तात्पर्य है वो विशिष्ट क्षेत्रों में जो ज्ञान शिक्षा के माध्यम से हमने पाया है उसका जो व्यावहारिक अनुप्रयोग है। कौशल विकास उस व्यावहारिक अनुप्रयोग की ओर केंद्रित एक तत्व है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि शिक्षा में एक शिक्षण अनुभव की विस्तृत श्रृंखला होती है। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है और भी बहुत सारे अनौपचारिक शिक्षण केंद्र हैं। वो उनकी एक व्यापक श्रृंखला हमको शिक्षा की प्रक्रिया में दिखाई पड़ती है। जबकि हम देखते हैं कौशल विकास, तो कौशल विकास के संदर्भ में हमें पता चलता है कि ये कौशल विकास जो है वो हाथों हाथ प्रशिक्षण पर केंद्रित है। कौशल विकास में हम जोर देते हैं कि जो प्रशिक्षण है, जो व्यावहारिक पक्ष है, उसको हम प्रमुखता के साथ फोकस करते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो विभिन्न विषय, चाहे वो विज्ञान हो, भूगोल हो, भौतिक शास्त्र हो, इन अनेकानेक शास्त्रों का जो उनके संदर्भ में हमारी समझ है उसको व्यापक बनाने पर शिक्षा में फोकस किया जाता है। जबकि कौशल विकास जो है वो उसका उद्देश्य होता है कि प्रभावी ढंग से कार्य करने के व्यावहारिक कौशल जो है हमें उपलब्ध हों। जब व्यावहारिक कौशल हमारे भीतर आएंगे तब हम उनका अनुप्रयोग बेहतरी के साथ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखें तो जो शिक्षा है वो व्यापक ज्ञान आधार प्रदान करती है और जो कौशल है वो विशिष्ट क्षेत्रों में योग्यता को जो है वो केंद्रित करता है। जो विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता का भाव है वो कौशल का प्रमुख केंद्रीय तत्व है। तो हम देखते हैं कि शिक्षा और कौशल विकास ये परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित विषय हैं, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हमारा ज्ञान वर्धन होता है और शिक्षा के जब हम ध्येय की बात करते हैं तो शिक्षा का प्रमुख ध्येय जो है मनुष्य में विभिन्न प्रकार की कुशलताओं को उत्पन्न करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर न केवल आर्थिक संदर्भों में बल्कि अपने निर्णयों के संदर्भ में और जीवन के प्रत्येक पक्ष के संदर्भ में आत्मनिर्भरता, ये शिक्षा का एक प्रमुख ध्येय होती है। तो आज जीवन पर्यंत अधिगम में जो उभरती प्रवृत्तियां हैं और जो कौशल योग्यता का ढांचा है उसका हम अध्ययन करेंगे। यदि हम ऐतिहासिक संदर्भों की बात करें तो भारत में ज्ञान की एक अविरल परंपरा रही है जो विश्व की प्राचीनतम परंपराओं में से एक रही है। हम देखते हैं कि भारत में ज्ञान विज्ञान का भारत तब केंद्र बन चुका था जब दुनिया के अनेक देश मानवता की शिक्षा के लिए, मानवता के विभिन्न गुणों के लिए संघर्ष कर रहे थे।
हम भारत को विश्व गुरु कहते हैं। हमारी जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, उनमें विभिन्न प्रकार के कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता था। विभिन्न प्रकार के कौशलों की शिक्षा को शिक्षा का केंद्रीय तत्व बनाया गया था। हम भारत में जब शिक्षा का इतिहास पढ़ते हैं तो वैदिक कालीन शिक्षा को हम सब पढ़ते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में हम देखते हैं कि हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी, हमारी गुरुकुल परंपरा में ये कौशल विकास शिक्षा का एक प्रमुख तत्व था। हम देखते हैं तो शिक्षा के लिए विद्या शब्द प्रयोग होता है। विद्या जो कि विद धातु से बना हुआ है, और ज्ञान के संदर्भ में कहा गया है, शिक्षा के संदर्भ में कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा या विद्या वह है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए। हम शिक्षा और विद्या के संदर्भ में हमें कुछ जो हमारे सम्मुख शब्द उपस्थित होते हैं, उनमें शिक्षा है, विद्या है, ज्ञान है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा हमें स्कूल कॉलेजेस में प्रदान की जाती है, वह शिक्षा है। लेकिन विद्या में यह कौशल स्वतः निहित है, जिस कौशल की आज हम चर्चा कर रहे हैं। विद्या जो है ज्ञान के व्यावहारिक पक्ष के साथ, सैद्धांतिक पक्ष स्वतः निहित है, लेकिन व्यावहारिक पक्ष पर भी जोर देता है। जो कौशल शब्द है वो इस विद्या के साथ जुड़ा हुआ है। और ज्ञान यानी चीजों को जानना, चीजों के स्वरूप को जानना, उनके पीछे निहित कार्य कारण को जानना। तो हमारी गुरुकुल परंपरा में हम देखते हैं तो ये जो कौशल विकास है वो एक केंद्र में तत्व रहा है। हम देखते हैं कि जो हमारा ऋग्वैदिक समाज था उसमें वर्ण व्यवस्था थी। हम कौशल विकास के अगर महत्व की बात करें तो कौशल विकास का भारतीय ज्ञान परंपरा में इतना महत्व रहा है कि कौशल के आधार पर ही हमारे यहाँ वर्ण विभाजन था। जब पढ़ते हैं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को तो वहां पर हमें शिक्षा के जो विभिन्न ग्रंथ हैं उनमें वर्णित है, और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो वर्ण व्यवस्था है इसका उद्भव बताया गया है। जो मंत्र मिलता है, ब्राह्मणो वस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृत उरुतदस्य द्वैसम पदभ्याम शूद्रो अजायत। यानी ये जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्मगत थी, ये व्यवसायगत थी, ये कौशल से संबंधित है। यानी कौशल हमारे समाज का कितना केंद्रीय तत्व है, हम इस बात से समझ सकते हैं कि समाज का जो वर्ण विभाजन था वो इन्हीं कौशलों के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर था। जो व्यक्ति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संचालन में संलग्न रखते थे, जो अध्यापन का कार्य करते थे, वो ब्राह्मण, और इसी प्रकार जो सैन्य कार्यों और देश की रक्षा संबंधी कार्यों में संलग्न रहते थे वह क्षत्रिय, और अन्य कुशलताओं से युक्त लोगों को विभिन्न वर्णों में वर्गीकृत किया गया था। हम जानते हैं कि प्राचीन जो व्यवस्था ऋग्वैदिक कालीन थी, जब हम वैदिक काल का अध्ययन करते हैं तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल तक ये जो वर्ण विभाजन की व्यवस्था थी यह कर्म आधारित थी। एक ही पिता की कई संतानें जो अनेक वर्णों की हो सकती थी, वो बाय प्रोफेशन होती थी, वो अपने चुने गए व्यवसाय के कारण होती। तो हम देखते हैं कि कौशल को कितना महत्व दिया गया है। हम अगर कौशल विकास की जब हम ऐतिहासिकता की बात करते हैं तो गुरुकुलों में विभिन्न प्रकार की कुशलताओं को बल दिया जाता था, उनके शिक्षण और प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता था। जैसे हम देखें, पुरोहित शिक्षा हो या सैन्य शिक्षा हो या कृषि, वाणिज्य, चिकित्सा, धातु कला, अनेक प्रकार के कौशलों की शिक्षा जो है वो केंद्रीय तत्व थी। इसके साथ हम देखते हैं कि परवर्ती कालों में भी कौशल विकास को बहुत महत्व दिया गया। हम जिस प्रत्यायन की बात करते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था निश्चित तो नहीं थी, लेकिन अनेक गुरुकुल ऐसे थे जो विभिन्न प्रकार की विद्याओं को सिखाने का कार्य करते थे।
कुछ गुरुकुल वर्ल्ड फेमस थे अपनी कुछ विशेष विद्याओं के लिए, चाहे वो ज्योतिष विद्या हो, धनुर्विद्या हो। द्रोणाचार्य का नाम हम जानते हैं कि धनुर्विद्या में उनकी जो ख्याति थी वो सर्वविदित है। इसके अलावा हम देखते हैं कि और भी जो प्रकार के कौशल हैं, तो कौशल के प्रमाणन और प्रत्यायन का कोई ऐसा औपचारिक ढांचा हमारे पास प्राचीन काल में नहीं था, जैसा आज हमें एनएसक्यूएफ और एनक्यूएफ के माध्यम से दिखाई पड़ता है। परवर्ती काल में हम बात करें, बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध के उद्भव के बाद एक जो जन आंदोलन चला, उस आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया और शिक्षा में भी अनेक परिवर्तन हुए, और वो परिवर्तन हमको प्रत्यक्ष रूप से इतिहास के अवलोकन से दिखाई पड़ते हैं। हम देखते हैं कि कौशल विकास की जो परंपरा रही है वो बौद्ध काल में भी विद्यमान थी। गुरुकुलों के सदृश अनेक मठों, विहारों और विश्वविद्यालयों में कुशलताओं की, विभिन्न प्रकार की कुशलताओं की शिक्षा जो है वो और बेहतर रूप में दी जाने लगी और बेहतर तकनीक के साथ दी जाने लगी। हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की कुशलताओं के लिए फील्ड विजिट का कार्य भी बौद्ध काल में दिखाई पड़ता है, जहां बड़े बड़े कारखानों में, चाहे वो धातु कला के हो, काष्ठ कला के हो, विद्यार्थियों को ले जाया जाता था और एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वह हमें वहां भी दिखाई पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इस्लामिक पीरियड, जिसको हम मध्यकाल या मुस्लिम काल कहते हैं, उस काल की जो शिक्षा प्रणाली थी वहां भी विभिन्न प्रकार के कौशलों को बहुत महत्व दिया जाता था। हम मध्यकाल की कुछ जो है जो शैक्षिक प्रवृत्तियां देखते हैं तो कुछ कलाओं का बहुत बेहतर रूप में विकास हुआ, जैसे हम देखते हैं स्थापत्य कला का, वास्तुकला का, जो विभिन्न प्रकार का पच्चीकारी का कार्य हो, और बहुत सारे संगीत, नृत्य, कला, कौशल, इनका विकास इस मध्यकाल में हमें दिखाई पड़ता है। इसके बाद हम देखें अंग्रेजों के समय में, क्योंकि अंग्रेजों के समय में शिक्षा जो है वो अंग्रेजी जो आधुनिक शिक्षा है उसका सूत्रपात हो चुका था, और अंग्रेजों की जो यह प्रणाली थी, इनका प्रमुख ध्येय था कि ऐसे हम एक तरह से लोगों का निर्माण करें जो उनको राजकीय सेवा में सहायता करें। तो राजकीय सेवा में सहायता करने के योग्य लोगों का निर्माण ही उस काल की शिक्षा का एक प्रमुख ध्येय था, जिसके कारण हम देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट का काम तो चलता रहा, लेकिन वो इस रूप में नहीं था कि हम उसका कोई ऐसा एक्रेडिटेशन और रिकॉग्निशन का जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ता है, ये उस समय इस तरह के अस्तित्व में नहीं था। तो हम ये देखते हैं कि ये जो कौशल योग्यता है, ये जो कौशल योग्यता का जो ढांचा है, ये आज हमें भले इस रूप में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमारी जो ज्ञान परंपरा, जो अविरल ये प्रज्ञा प्रवाह है, ये बड़े प्राचीन काल से हमारे समाज का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। अगर हम आज के संदर्भ में कौशल योग्यता ढांचे और जीवन पर्यंत अधिगम में जो उभरती प्रवृत्तियां हैं उनकी हम बात करें, तो हम देखते हैं कि आधुनिक समय में जब वैश्वीकरण का विचार आया, जब ग्लोबलाइजेशन का ये एक दौर आया, हम विभिन्न संदर्भों में भूमंडलीकरण की बात करने लगे, चाहे वो सामाजिक मुद्दे हों, चाहे वो सांस्कृतिक मुद्दे हों, हम एक नए दौर में आ गए। हम इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि इस वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि में अर्थव्यवस्थाएं अधिक केंद्र में थी, क्योंकि जो पश्चिमी देश थे, जो विकसित देश थे, उनका जब ओवर प्रोडक्शन होने लगा तो उस ओवर प्रोडक्शन ने उनको पूरे विश्व को एक गांव मानने के लिए विवश किया, और हम भूमंडलीकरण की अवधारणा लेकर के आए कि पूरा विश्व एक गांव है, पूरा विश्व एक कुटुंब है। हम यह वसुधैव कुटुंबकम का भाव बहुत पहले से अपनी ज्ञान परंपरा में देखते हैं, जिसे पश्चिम ने बाद में कुछ विवशताओं के कारण चुना। तो हम देखते हैं कि जब यह वैश्वीकरण की स्थिति पूरे विश्व में
इसको स्वीकारा जाने लगा, तो उसके मद्देनजर अधिगम की अवधारणा और श्रम बाजारों के लिए जो इसकी प्रासंगिकता है उसमें अभूतपूर्व बदलाव आया। शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रणालियों के अंतर्राष्ट्रीयकरण, श्रम बाजारों और लोगों एवं नौकरियों की जो वर्धित गतिशीलता है, उनका जो है उनके तरीकों पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब बात वैश्वीकरण की जाने लगी तो वैश्विक मानकों की भी बात करने लगी। क्योंकि जब हम एक देश से दूसरे देश की ओर गतिशील होंगे तो हमें हमारे प्रशिक्षण और कुशलता के उन ढांचों की आवश्यकता पड़ेगी जो जिनमें हमें एक समरूपता दिखाई पड़े। और हम देखते हैं कि जो ये वर्धित गतिशीलता के तरीकों का प्रभाव जो पड़ता है, उनसे कौशल को राष्ट्र में और सभी राष्ट्रों में मान्यता और मान्यकरण और प्रत्यायन दिया जाता है। इससे पहले हमने जब इकाई 11 का अध्ययन किया था तो उसमें हमने समझा था कि भारत सहित जो दुनिया के अनेक देश हैं, वहां अधिगम की मान्यता, मान्यकरण और प्रत्यायन कैसे किया जाता है, जिसे हम RVA कहते हैं, रिकॉग्निशन, वैलिडेशन और एक्रेडिटेशन। हम देखते हैं कि एक योग्यता ढांचा अधिगम की उपलब्धि के विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार योग्यता के विकास और वर्गीकरण के लिए एक उपकरण है। यानी जिस अधिगम ढांचे को हम अधिगम की उपलब्धि के लिए विभिन्न स्तरों के लिए एक मानदंड निर्धारित करते हैं, तो वो एक वर्गीकरण का उपकरण बन के हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। और ये मानदंड स्वयं योग्यता विवरणकों में निहित हो सकते हैं या स्तर वर्णनकर्ताओं के एक सेट के रूप में स्पष्ट हो सकते हैं। कुछ ढांचे में हम देखें तो अधिक डिजाइन तत्व और दूसरों की तुलना में एक जो है अलग संरचना हो सकती है। कुछ अन्य में हम देखें तो कानूनी आधार हो सकता है। कुछ सामाजिक भागीदारी के विचारों की सर्वसम्मति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि जो सभी योग्यता ढांचे हैं वो देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग्यता की गुणवत्ता, पहुंच, जुड़ाव और योग्यता की सार्वजनिक या श्रम बाजारों की मान्यता में सुधार के लिए आधार स्थापित करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया है, यह संपूर्ण विश्व में एक रूपता लाने के लिए ये जो योग्यता ढांचा विकसित करना है, इसके संदर्भ में यह एक आधार जो है स्थापित करती है। हम देखते हैं कि यह जो हमारी इकाई है ये कई संदर्भों में अनूठी है। जैसे हम देखें तो सबसे पहले वर्ष 2015 में जो संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा धारणीय विकास के जो लक्ष्य की अपनाने का काम किया गया, उसमें ये जो योग्यता ढांचा अधिगम है ये विशेष प्रासंगिक हुआ। जो शिक्षा है और प्रशिक्षण, ये 2015 के बाद हम देखें तो धारणीय विकास की जो अवधारणा है उसके एजेंडे के केंद्र में है। और जो सभी प्रकार के धारणीय विकास के लक्ष्य हैं, उनकी सफलता के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण को आवश्यक माना जाने लगा। दूसरा, योग्यता ढांचे में विकास का जो पैमाना है वो एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। हम देखें तो 2015 तक कुल 150 देशों ने अपनी राष्ट्रीय योग्यता ढांचे, जिसे हम NQF कहते हैं, वो विकसित किए हैं। हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में लगभग 193 से अधिक संप्रभु राष्ट्रों की सूची है। इसलिए ये जो NQF का कवरेज 3/4 से अधिक देशों तक फैला हुआ है, ये एक अपने आप में विशिष्टता है इसकी। तो इस तरह की प्रवृत्ति के उद्भव में जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है OECD, उसके और अन्य देशों के बीच जो पूर्व अधिगम के RVA हैं, जब हम RVA की बात करेंगे तो RVA का अर्थ है मान्यता, जो पूर्व अधिगम की मान्यता होती है, मान्यकरण और प्रत्यायन, यानी RVA, रिकॉग्निशन, वैलिडेशन,
एंड एक्रेडिटेशन। तो हम देखते हैं कि इसके अगर हम और पृष्ठभूमि में जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति के शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के मिशन के लिए जीवन पर्यंत जो अधिगम है वो केंद्र बिंदु में रहा है कि हम प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षा का अधिकार अगर सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमें ये लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग है इसको सेंटर में रखना होगा। जो एक एडगर फाउरे कमीशन की रिपोर्ट आई 1972 में जिसका शीर्षक था लर्निंग टू बी द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन टुडे एंड टुमारो, और 1996 का जो डेलर्स कमीशन रिपोर्ट थी उसका शीर्षक था द ट्रेजर विद इन। इसने इन दोनों ने हम देखते हैं तो जीवन पर्यंत अधिगम के नीति निर्माण और अभ्यास के विकास के लिए तथा यूनेस्को के सदस्य राज्यों में अधिगम समाजों के सृजन में योगदान दिया। यानी हम ऐसे समाज के निर्माण को बल देने लगे जो एक अधिगम आधारित समाज हो, जिसमें हम अधिगम को जो है व्यवस्था के केंद्र में रखें। उन्होंने एक व्यक्ति के जीवन भर अध्ययन, काम और अवकाश के जीवन व्यापी संदर्भों में अधिगम और रहने के एकीकरण पर अधिक जोर दिया। और आज हम देखें तो एक जटिल और तेजी से बदलती दुनिया में व्यक्तियों को जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिगम के सभी प्रकार के अधिगम, उसके माध्यम से ज्ञान, कौशल और मनोदृष्टि प्राप्त करना और दक्षताओं को अनुकूलित करना आवश्यक है। हालांकि व्यक्तियों के अधिगम का एक बड़ा हिस्सा अपरिचित रहता है और कई व्यक्तियों की प्रेरणा और अधिगम को जारी रखने के आत्मविश्वास को अच्छी तरह से बढ़ावा नहीं दिया जाता है। इससे समाज में मानव प्रतिभा और संसाधनों का बहुत कम उपयोग हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्किल्स छिपी हुई रहती हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होती हैं या जिनको हम प्रशिक्षण नहीं प्रदान कर पाते हैं। इसलिए जो गैर औपचारिक और अनौपचारिक सेटिंग्स में युवा और प्रौढ़ जो है वो अपने जीवन के दौरान जो उन्होंने अधिगम प्राप्त किया है उसके परिणामों को का आकलन और प्रत्यायन के माध्यम से आवश्यकता है कि हम उनको दृश्यमान बनाएं, यानी जो निहित चीजें हैं हम उनको उनका प्रकटीकरण करें। तो जो गैर औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम के परिणाम हैं, अगर हम उस पे ध्यान देने के साथ अधिगम के जो सभी रूपों की मान्यता है, मान्यकरण है, प्रत्यायन है, जिसे हम आरवीए कहते हैं, उसकी मांग को हम एक जो है फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के माध्यम से व्यक्त करें। हम देखते हैं तो उसे जो प्रौढ़ शिक्षा पर छठा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था दिसंबर 2009 में ब्राजील में, उसमें जो यूनेस्को के सदस्य राज्यों के 144 प्रतिनिधिमंडल जो देश थे उनके द्वारा अपनाया गया था। इसने यूनेस्को से सभी अधिगम के परिणामों पर दिशा निर्देश विकसित करने का आह्वान किया गया, जिसमें गैर औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से जो प्राप्त किए गए परिणाम हैं वो शामिल हैं, यानी ताकि इन्हें जो है वो औपचारिक अधिगम के समान पहचाना और मान्य किया जा सके। उसी समय सदस्य राज्यों ने मान्यता ढांचे की स्थापना करके अधिगम के सभी रूपों की मान्यता के लिए संरचनाओं और तंत्रों को विकसित करने और उसको सुधारने के लिए प्रतिबद्धता जो है जताई। हम इसे यूनेस्को के दिशा निर्देशों में 2012 के जो है उसमें देख सकते हैं। हम अगर आशय के संदर्भ में इसके आशय की बात करें तो जो यूनेस्को के दिशा निर्देश हैं उनका समग्र लक्ष्य उन सिद्धांतों और तत्वों का प्रस्ताव करना है जो सदस्य राज्यों को अधिगम के सभी रूपों, विशेष रूप से गैर औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम के परिणामों को पहचानने के लिए संरचनाओं और प्रक्रियाओं को विकसित करने या सुधारने में सहायता कर सकते हैं।
विशेष रूप से अगर हम इसके आशय की बात करें तो गैर औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम के मूल्यों को पहचानने का जो महत्व है उसकी एक तरह से वकालत करना, और जो आरवीए की एक सामान्य समझ विकसित करना, और सभी जो देश हैं सदस्य उनमें ये आरवीए प्रणाली विकसित करने में प्रमुख विचारों की रूपरेखा तैयार करना, जो गैर औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम के अधिगम परिणामों को पहचानने, उनका डॉक्यूमेंटेशन करने, मान्य करने और मान्यता देने के लिए उपकरण, मानक और तंत्र विकसित करने के लिए जो सदस्य राज्य हैं उनकी सहायता करना भी इसका एक प्रमुख ध्येय है। जो सदस्य इसके राज्य हैं उनके बीच आरवीए के संदर्भ में निरंतर संवाद को सुगम बनाने और सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच बनाने के लिए भी जो है ये एक प्रमुख हम कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म बना। अब हम देखें कि जो यूनेस्को के दिशा निर्देश हैं वो नेशनल लेवल पे कुछ एजेंडा जो है उनके प्रमुख क्षेत्र बताते हैं। जैसे हम देखें तो यूनेस्को के दिशा निर्देशों को राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्रवाई करने के प्रमुख क्षेत्र हैं उनको हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जीवन पर्यंत अधिगम की रणनीति के एक प्रमुख घटक के रूप में आरवीए की स्थापना, यानी जो जीवन पर्यंत अधिगम औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण से परे है। यानी हम देखें कि जो औपचारिक शिक्षा है वह हमें स्कूल, कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में प्राप्त होती है, लेकिन इस औपचारिक शिक्षा के पूरी होने के बाद भी हमारा निरंतर सीखना जारी रहता है। तो हमारा जो ये जीवन पर्यंत अधिगम है, इस जीवन पर्यंत अधिगम का जो महत्व है ये स्वतः स्थापित होता है, क्योंकि व्यक्ति इन संस्थाओं से परे भी अनेक माध्यमों से बहुत कुछ सीखता है। हम देखें तो इसमें जैसे काम पर, परिवार और समुदाय में, खाली समय में भी सीखना शामिल है। इसके साथ साथ जैसे एक राष्ट्रीय जीवन पर्यंत जो अधिगम की रणनीति का लक्ष्य है कि व्यक्तियों की क्षमता तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना ताकि वे सीखना जारी रख सकें, श्रम बाजार में प्रवेश कर सकें और पेशेवर और सामाजिक गतिशीलता प्राप्त कर सकें। ऐसी रणनीति अधूरी होगी यदि इसमें अधिगम सेटिंग्स में प्राप्त जो दक्षताएं और परिणाम हैं उनमें आरवीए को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि हम देखते हैं कि इस जो आरवीए की स्थापना है वो राष्ट्रीय जीवन पर्यंत अधिगम के रणनीति के एक प्रमुख घटक के रूप में है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि हम जीवन पर्यंत अधिगम के लिए कुछ जो है आरवीए पर काम करें। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि किसी ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो किसी व्यवसाय विशेष में गया या उसने किसी स्वरोजगार को अपनाया, तो हम देखते हैं कि रोजगार में जाने के बाद बहुत सारी मूलभूत चीजें हमारे ज्ञान में आती हैं, हम उनको जानते हैं। तो आवश्यकता होती है कि यह जो एक कह सकते हैं कि पोस्ट इंस्टीट्यूशनल जो हमारे जीवन का जो पक्ष होता है, उस पक्ष को भी हम किसी एक प्रमुख जो है योजनाबद्ध तरीके से हम उसका भी नियमन और नियंत्रण और उसका निरंतर जो विकास है वो कर सकें। तो ये हम आरवीए की स्थापना के माध्यम से हम इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ इसका जो प्रमुख कार्रवाई क्षेत्र की अगर हम बात करें अन्य, तो सभी के लिए सुलभ आरवीए प्रणाली विकसित करना। जो यूनेस्को के दिशा निर्देश थे उनमें एक दिशा निर्देश इस ओर भी फोकस करता है कि सभी के लिए सुलभ आरवीए प्रणाली विकसित की जाए। यानी उपलब्ध और सुलभ होने पर जो आरवीए प्रक्रियाओं को
एक जनसंख्या के व्यापक समूहों को अपनी अधिगम परिणामों, चाहे वे गैर औपचारिक रूप से प्राप्त किए गए हों या अनौपचारिक रूप से, उनका मान्यकरण, उनका मूल्यांकन और उनको मान्यता प्राप्त करने की अनुमति देनी चाहिए। ये जो है वो व्यक्तियों को सीखना रखने, उन्हें सशक्त बनाने और उन्हें श्रम बाजार में और सामान्य रूप से समाज में अधिक सक्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहन देता है। विशेष रूप से जो वंचित समूह हैं, वंचित समूहों की शिक्षा और प्रशिक्षण में ये और अधिक एक जो है ग्राउंड प्रदान कर सकता है। यानी यदि हम सभी के लिए सुलभ आरवीए प्रणाली विकसित करते हैं तो यह वंचित समूहों की शिक्षा और प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण जो है योगदान दे सकता है। इसके अलावा जो यूनेस्को के दिशा निर्देश हैं उनमें एक दिशा निर्देश है कि आरवीए को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों का अभिन्न अंग बनाना। हम देखते हैं ज्यादातर मामलों में जो औपचारिक शिक्षा और अधिगम की जो पारंपरिक योग्यताओं को निश्चित करने की अवधि है, विषयों, स्तरों और अध्ययन के स्थान के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। औपचारिक प्रणाली आरवीए का एकीकरण जो है वो इस बात पर जोर देता है कि अधिगमार्थी वास्तव में क्या जानते हैं और क्या करने और समझने में सक्षम है। यह एकीकरण मुक्त और लचीली शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों में वैकल्पिक मार्ग बनाने का कार्य करेगा और व्यक्तियों की जो विविध आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक समन्वित राष्ट्रीय संरचना बनाना, जो आरवीए के विभिन्न क्षेत्रों यथा औपचारिक शिक्षा संस्थान, उद्योग और उद्यम, सामाजिक भागीदारी, जो प्रौढ़ प्रदाता और स्वैच्छिक संगठन हैं, उनके यह हितधारकों से संबंधित है और इसके सुचारू रूप से संचालन के लिए उनकी प्रतिबद्धता पर भी निर्भर करती है। इसलिए ये आवश्यक है कि एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाए जिसमें सामाजिक संवाद के माध्यम से सभी हितधारकों को शामिल किया जाए और जो राष्ट्रीय आरवीए प्रणालियां हैं उनका विकास, कार्यान्वयन, वित्त पोषण के सिद्धांतों पर एक आम सहमति बनाई जाए। इसके अतिरिक्त जो आरवीए कर्मियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना, हम देखें तो आरवीए की गुणवत्ता जो है वो समावेशी आरवीए प्रथाओं को स्थापित करने और उनको बनाए रखने के लिए जो है जो अभ्यास करता है उनकी क्षमताओं पर ये महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करती है। तो आर्मियों का जो चल रहा और निरंतर प्रशिक्षण है वो इसमें विश्वसनीयता और विश्वास सुनिश्चित करता है। तो इसलिए भी हमको इस दिशा में महत्वपूर्ण रूप से सोचने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो वित्त है वो किसी भी अवस्था में एक तरह से रक्त प्रवाह का कार्य करता है। तो इसलिए धारणीय वित्त पोषण का एक तंत्र तैयार करना, जैसे हम देखते हैं कि आरवीए के कई फायदे हैं, लेकिन लागत इसके प्रचार में एक है बाधा हो सकती है। विशेष रूप से जो अधिगम की जरूरता पूरा करने के लिए जो वंचित लोग हैं उनकी जो अधिगम जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ये लागत जो है वो एक बाधा हो सकती है। तो एक धारणीय जो है वित्त पोषण तंत्र विकसित करना एक आरवीए जो प्रणाली स्थापित करने का एक की फैक्टर है। आरवीए को व्यापक पैमाने पर उपलब्ध कराने और अधिगमार्थियों के लिए सुलभ बनाने के लिए विविध स्रोतों से जो वित्त पोषण है वो हमें करना होगा। तो हम देखें तो ये जो मुख्य सिद्धांत और कार्य हैं वो इन जो दिशा निर्देशों की हमने बात की इनके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण एक कारक हैं और एक महत्वपूर्ण जो है जो रूप में आरवीए को सफल बनाने के लिए जो है कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ
तो ये जो यूनेस्को की भूमिका और उसके जो दिशा निर्देश हैं उनकी बात हो। हमने देखा कि जो ये नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है जिसे हम एनक्यूएफ कहते हैं, इसका अगर हम उद्भव देखें तो इसके उद्भव की जो शुरुआत है वो 1970 के दशक में हमें दिखाई पड़ती है, जब हमने देखा कि जो ट्रेड यूनियन थे उन्होंने अपने जो मजदूरी की मांग थी वो बार बार मांग करते थे कि नियोक्ताओं से कि हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए, और जो नियोक्ता थे वो बार बार जो है यही कह के उनकी मांग खारिज कर देते थे कि श्रमिक अकुशल हैं, इसलिए उनकी मांगे अनुचित हैं। इसके बदले में हम देखें तो अश्वेत जो श्रमिक थे उन्होंने बेहतर वेतन के लिए उनकी जो मांग थी उसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण की मांग की, और श्रमिकों की मांगों के लिए ये जो प्रशिक्षण संबंधी मांग है उसको स्वीकार करने के लिए और जो नियोक्ता है उनको एग्री करने का जो संघर्ष है ये 1980 के दशक में भी जारी रहा। हम देखते हैं 1989 में नेशनल यूनियन ऑफ मेटल वर्कर्स ऑफ साउथ अफ्रीका ने ये प्रशिक्षण की सिफारिशें तैयार करने के लिए एक शोध समूह की स्थापना की, जिसमें श्रमिक संघ के अधिकारियों का एक समूह बनाया गया। तो कौशल विकास से बेहतर वेतन मिलेगा, इस धारणा के आधार पर एक प्रस्ताव तैयार किया गया जो कि श्रेणीबद्ध वेतन वृद्धि से जुड़े कौशल में चरणबद्ध सुधार पर आधारित था। प्रस्ताव ने न केवल बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके बिना श्रमिक प्रस्तावित प्रणाली तक नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि पोर्टेबिलिटी और प्रशिक्षण की राष्ट्रीयता के लिए भी, ताकि श्रमिक एक नियोक्ता की दया पर न हो। और इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से जुलाई 1991 में दक्षिण अफ्रीकी जो ट्रेड यूनियन की कांग्रेस थी उसके द्वारा अपनाया गया। इसके बाद हम 2013 में देखें तो विश्व बैंक ने जो राष्ट्रीय योग्यता प्रणाली है इसको एक व्यापक अवधारणा के रूप में वर्णित किया है, जिसमें एक देश की गतिविधि के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिगम की मान्यता प्राप्त हुई है। इन प्रणालियों में योग्यता, संस्थागत व्यवस्था, कौशल पहचान व्यवस्था और आकलन, पुरस्कार और गुणवत्ता आश्वासनों के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उन पर नीति विकसित करने और लागू करने के लिए जो साधन है वो शामिल है। एक योग्यता प्रणाली के अगर हम प्रमुख घटकों की बात करें तो उनमें जैसे शासन, वित्त पोषण, संचालन और गुणवत्ता आश्वासन के लिए एक संस्थागत बुनियादी ढांचा जो है वो एक प्रमुख घटक का कार्य करता है। पाठ्यक्रम के विकास के लिए मानकों में एक आधार प्रदान करना ये भी एक प्रमुख घटक है, और अधिगम प्रावधान के जो प्रदाता हैं यानी कार्य आधारित अधिगम प्रदान करने वाले जो संगठन हैं उनके साहित्य ये एक घटक है, और अधिगम के परिणामों के आकलन की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी एक महत्वपूर्ण घटक का जो है वो कार्य करती है। इसके अतिरिक्त जैसे पुरस्कार की प्रक्रिया, प्रमाणन की प्रक्रिया, योग्यता के लिए प्रत्यायन की जो प्रक्रिया है, योग्यता एक जो पदानुक्रम होता है उसको योग्यता प्रणाली के भीतर जो लंबवत प्रगति है उसको परिभाषित करता है। तो ये कुछ प्रमुख घटक हैं। हम देखें तो जो यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के निदेशक अर्ने कार्लसन ने 2015 में उनके अनुसार क्षेत्रीय और राष्ट्रीय योग्यता ढांचे जो जिसे हम एनक्यूएफ कहते हैं शॉर्ट में, वो एक योग्यता ढांचे की वैश्विक सूची अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है और विश्लेषण करता है कि कैसे देश संदर्भ बिंदुओं के रूप में और मान्यता और प्रमाणन प्रक्रियाओं की गुणवत्ता आश्वासन के स्रोतों के रूप में अधिगम के परिणाम आधारित एनक्यूएफ का उपयोग करते हैं।
एक जो राष्ट्रीय योग्यता ढांचा एनक्यूएफ है, वो एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न स्तरों पर किसी देश की योग्यता को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक स्तर को उस स्तर पर अपेक्षित अधिगम के परिणामों के एक समूह द्वारा परिभाषित किया जाता है। एनक्यूएफ शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है, और जो जीवन पर अधिगम तथा सीमाओं से परे जो योग्यता की तुलना करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय योग्यता फ्रेमवर्क की जो वैश्विक सूची 2017 की, उसका खंड 1 जो है, उसमें विषयगत अध्यायों में 8 विषयगत अध्याय शामिल हैं, जो राष्ट्रीय और दुनिया भर में जो क्षेत्रीय योग्यता ढांचे में विकास को रेखांकित करता है। यह दर्शाता है कि दुनिया भर के देश एनक्यूएफ को पारदर्शिता, प्रासंगिकता और योग्यता की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ अधिगम के अवसरों तक पहुंच और मार्ग खोलने के लिए अपनी योग्यता प्रणालियों में सुधार के लिए उपकरणों के रूप में देखते हैं। जो इसके अपने 8 विगत अध्याय हैं, उसमें प्रकाशन जो है इस पर प्रकाश डालता है। इसके बाद अगर हम जो भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा है, जिसे हम कहते हैं NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, तो ये जो भारत में जो राष्ट्रीय कौशल विकास का जो योग्यता का ढांचा है, हम जानते हैं कि कौशल और ज्ञान जो है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां होती हैं। वर्तमान में भारत एक मांग और आपूर्ति का जो बेमेल स्थिति है उसका सामना कर रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को जितना कार्यबल उपलब्ध है उससे और अधिक कुशल कार्यबल की हमें आवश्यकता है। उससे कुशल, संभावित रूप से कौशल विकास के लिए लक्षित समूह में श्रम बल के वे सभी लोग शामिल हैं जो पहली बार संगठित क्षेत्र के श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं या इसके साथ जो कार्यरत हैं और जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं। हम जानते हैं कि भारत सरकार ने 27 दिसंबर 2013 को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा, जिसे NSQF कहते हैं, अपनाया है। NSQF जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता आधारित ढांचा है, जो व्यक्तियों को वांछित योग्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। NSQF जो है वो ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है। यानी हम देखें तो जो हम एक क्रमिक व्यवस्था देखते हैं भारतीय शिक्षा में, हम देखें स्कूल एजुकेशन में हम प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, ये एक क्रम हमको दिखाई पड़ता है। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के बाद हम स्किल के संदर्भ में विशेष सजग हुए हैं। हमारी यह नीति हमें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और विभिन्न प्रकार की कुशलताओं को हमें विकसित करने पर विशेष जोर देती है। हमने देखा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन स्कूल लेवल किया जा रहा है, उसमें कक्षा 6 से ही विभिन्न प्रकार की ऐसी योग्यताओं का विकास करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम जो है कुशल बने, विभिन्न प्रकार की कुशलताएं हम में आए। तो ये जो NSQF है, इसको हम एक अधिगम के परिणामों के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। वो परिणाम जो अधिगम के पास चाहिए, तो एक स्तर एकीकृत शिक्षा और योग्यता आधारित कौशल एवं गुणवत्ता आश्वासन का ढांचा है,
जो सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण और तकनीक शिक्षा सहित कई जो है नए रास्ते, अनुभव और क्षितिज प्रदान करेगा। इस प्रकार अधिगम के एक स्तर को दूसरे स्तर पर जोड़ता भी है। यह एक व्यक्ति को वांछित योग्यता स्तर हासिल कर और नौकरी का बाजार है उसमें जाने, अपनी जो दक्षताएं हैं उनको उन्नत करने के लिए, अतिरिक्त कौशल प्राप्त करने के लिए और युक्त समय पर वापस आने में ये जो ढांचा है वो उनको सक्षम बनाएगा। हम देखें तो जो तत्कालीन मौजूदा स्थिति थी उसको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया था, क्योंकि कार्यबल में जो आने वाले 80% नए लोग थे उनके पास किसी भी तरह के कौशल प्रशिक्षण का कोई अवसर नहीं था। कार्यबल में हम देखें तो प्रतिवर्ष लगभग 15 मिलियन प्रवेशकों के मुकाबले जो मौजूदा प्रशिक्षण क्षमता थी वो लगभग 3 मिलियन प्रतिवर्ष थी। और नियमित शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बढ़ता हुआ जो ड्रॉप आउट था उसके कारण जो उत्पादक युवाओं थे उनका नुकसान हुआ। हम देखें तो 9th, 10th, 11th और 12th में बड़ी संख्या में 200 मिलियन के करीब जिन्हें रोजगार योग्य होने के लिए व्यावसायिक कौशल की आवश्यकता होती है, ये संख्या जो है आने अगले कुछ वर्षों में 500 मिलियन होने की संभावना है। तो समाज के भीतर कौशल निर्माण को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। ये हमारी एक जो है वो विवशता है। हम देखें तो जो अधिक योग्य युवा हैं और उनके लिए जो उपयुक्त नौकरियां हैं उनकी अनुपलब्धता है और जो एक बेहतर तालमेल होना चाहिए योग्यता और उद्योग के बीच जो वो बेमेल रूप में हमें दिखाई पड़ता है। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें कि एनएसक्यूएफ के उद्देश्य और महत्व, तो जो एनएसक्यूएफ का उद्देश्य है वो एक ढांचा प्रदान करना है। और कैसा ढांचा? एक ढांचा जो भारतीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों की विविधता को समायोजित करता है। देश भर में जो स्वीकार किए गए परिणामों के आधार पर प्रत्येक स्तर की योग्यता के एक सेट के विकास की अनुमति देता है। यानी हम हाई स्कूल के स्तर पर, इंटरमीडिएट के स्तर पर और विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए एक योग्यता का, विभिन्न योग्यताओं का एक सेट जो है उसका हम विकास कर सकें। हम इस जो एक एकीकृत ढांचे की बात कर रहे हैं, ये ढांचा भारतीय संदर्भ में और प्रासंगिक है क्योंकि भारत जो है वो एक विविधताओं भरा देश है। यहाँ हमें सांस्कृतिक विविधता, वो चाहे भाषा के संदर्भ में हो, जब हम भाषा विमर्श की बात करते हैं तो ये जो भाषाई विमर्श है ये भारत के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है क्योंकि यहाँ पर अनेक भाषाओं और बोलियों को बोलने वाले लोग। भारत एक प्रायद्वीप है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। हम भौगोलिक विविधता के आधार पर देखें तो भौगोलिक विविधता के आधार पर भिन्न क्षेत्र में वास करने वाले लोगों की कुछ विशिष्ट प्रतिभाएं हैं, कुछ विशिष्ट दक्षताएं हैं जो इस स्किल के संदर्भ में विशिष्ट हैं। और अगर हम एनएसक्यूएफ की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो एक ढांचा प्रदान करना है, इसलिए भी कि प्रगति पथ के विकास और रखरखाव के लिए भी संरचना प्रदान करनी है जो योग्यता तक पहुंच प्रदान करती है और लोगों को विभिन्न शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्रों, अन्य क्षेत्रों तथा श्रम बाजार के बीच आसानी से और तत्पर रूप में स्थानांतरित करने में सहायता करता है। हम देखें तो व्यक्तियों को शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रगति करने और उनका जो पूर्व अधिगम है और अनुभवों हैं उनको मान्यता प्राप्त करने का ये विकल्प एनएसक्यूएफ का ढांचा जो है वो प्रदान करता है।
भारतीय योग्यताओं के मूल्य और तुलनात्मकता की जो बढ़ती हुई मान्यता है, उसके माध्यम से जो एनएसक्यूएफ है, वो अनुपालन योग्यता वाले व्यक्तियों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का भी समर्थन और वृद्धि करता है। एनएसक्यूएफ का महत्व यह है कि गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के रूप में ये कार्य करता है। यह भारतीय शिक्षा और जो प्रशिक्षण प्रणाली है, उसके भीतर क्रेडिट देने की सुविधा प्रदान करता है और ये क्रेडिट ट्रांसफर और जो प्रगति मार्ग हैं उनका समर्थन करता है। तो क्रेडिट ट्रांसफर का कार्य भी इस एनएसक्यूएफ का जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये देश में दी जाने वाली योग्यताओं के बीच तुलना करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण में शामिल सभी लोगों की मदद करना चाहता है और यह समझने के लिए कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। अगर एनएसक्यूएफ के हम प्रमुख तत्वों और परिणामों की बात करें, तो जो एनएसक्यूएफ के प्रमुख तत्व हैं, उनमें जो विभिन्न स्तरों पर कौशल, प्रवीणता और दक्षताओं को पहचानने के लिए राष्ट्रीय सिद्धांत, जो हमें अंतरराष्ट्रीय समकक्षता की ओर ले जाते हैं, क्योंकि आज वैश्वीकरण के दौर में आवश्यकता है हमारी जो कुशलताएं हैं, हमारे भीतर जो स्किल हैं, वो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों, वो अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांगों के अनुरूप हों। इसके साथ साथ जो व्यावसायिक शिक्षा है, कौशल प्रशिक्षण है, सामान्य शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा और नौकरी बाजारों के बीच कई प्रवेश और निकास के ये विकल्प भी उपलब्ध कराना एनएसक्यूएफ का एक प्रमुख तत्व है। कौशल योग्यता के ढांचे के भीतर एक परिभाषित प्रगति मार्ग, ये भी एक प्रमुख तत्व है और जीवन पर्यंत अधिगम और कौशल विकास को बढ़ावा देने के अवसर मिले, ये भी एक एनएसक्यूएफ का केंद्रीय तत्व है। जैसा कि इसके पहले हमने बात की उद्योग और नियोक्ताओं के साथ साझेदारी, तो उद्योग और नियोक्ताओं के साथ साझेदारी भी को प्रोत्साहित करना भी एनएसक्यूएफ प्रमुख तत्वों में। इसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए एक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय तंत्र विकसित करना भी जो है इसके प्रमुख तत्वों में से एक है और पूर्व अधिगम की मान्यता के लिए क्षमताओं में भी वृद्धि करना जो है इसका एक केंद्रीय बिंदु है। अगर हम एनएसक्यूएफ के कार्यान्वयन से जो अपेक्षित विशिष्ट परिणाम हैं उनकी बात करें, तो वो कुछ इस प्रकार हैं कि एनएसक्यूएफ के साथ डिग्री का जो संरेखण द्वारा व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच और गतिशीलता होगी। पूर्व अधिगम की मान्यता, अनौपचारिक से संगठित नौकरी बाजार में जो संक्रमण है उसकी अनुमति मिलेगी। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचा है उसके माध्यम से देश भर में प्रशिक्षण के मानकीकृत, सुसंगत और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे हम देखें तो भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। आवश्यकता है कि पूरे देश के लिए, प्रत्येक भूभाग के लिए कुछ जो परिणाम हैं वो प्रशिक्षण के लिए जो मानकीकृत और सुसंगत राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकार्य परिणाम है वो इस एनएसक्यूएफ के माध्यम से सुनिश्चित हो रहे हैं। और एनएसक्यूएफ की जो अंतरराष्ट्रीय समतुल्यता है उसके माध्यम से भारत से कुशल कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता भी सुनिश्चित हो रही है। हम देखते हैं कि दुनिया के अनेक जो राष्ट्र हैं उनके बाजारों में, उनकी अर्थव्यवस्था में भारतीयों का बड़ा योगदान है। तो एनएसक्यूएफ के माध्यम से जो ये कुशल कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता जब सुनिश्चित की जाएगी तो भारत के लोगों को न केवल भारत में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे बल्कि वैश्विक क्षमताओं से युक्त होने के कारण विश्व के अनेक देशों में भी उनके लिए जो अवसर हैं वो उपलब्ध होंगे। हम कौशल जो प्रशिक्षण है उसके
राष्ट्रीय मानकों के रूप में जो राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक है, जिनको एनओएस बोलते हैं, और जो योग्यता पैकेज जिसे क्यूपी बोलते हैं, उनका भी अनुमोदन हो सकेगा। अगर हम जो एनएसक्यूएफ की कार्यान्वयन सूची की बात है, तो ये अपने अस्तित्व में आने के बाद ये 5 साल की एक कार्यान्वयन अनुसूची प्रदान करता है, जिसमें कहा गया था कि एनएसक्यूएफ की अधिसूचना की जो तीसरी वर्षगांठ होगी, यानी 2016 के बाद, किसी ऐसे प्रशिक्षण या शैक्षिक कार्यक्रम के लिए सरकारी धन उपलब्ध नहीं होगा जो एनएसक्यूएफ के अनुरूप नहीं है। यानी अनिवार्य किया गया कि सरकारी धन उन्हीं कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जो एनएसक्यूएफ के अनुरूप होंगे। इसके साथ साथ सभी सरकारी, वित्त पोषित, प्रशिक्षण और शैक्षिक संस्थानों में एनएसक्यूएफ स्तरों के संदर्भ में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जो पात्रता मानदंड हैं वो भी परिभाषित किए जाएंगे, ऐसा एक संकल्प जो है व्यक्त किया गया था। और जो एनएसक्यूएफ की 5वीं वर्षगांठ है, उसके बाद के संकल्प कुछ निर्धारित किए गए थे, जिनमें सभी प्रकार के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं और या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं, उनमें एनएसक्यूएफ के अनुपालन अनिवार्य होगा। यह जो है एक मंशा व्यक्त की गई थी। इसके साथ साथ सभी जो प्रशिक्षण और शैक्षणिक संस्थान हैं, वो एनएसक्यूएफ स्तर के संदर्भ में जो विभिन्न पाठ्यक्रम हैं, उनके प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड को भी परिभाषित करेंगे। तो पात्रता मानदंड को परिभाषित करने का भी एक संकल्प इसमें व्यक्त किया गया था। जैसे हम बात करें कि प्रत्यायन की, तो जो उच्च माध्यमिक स्कूल हैं, जो कक्षा 11 और 12 के स्तर के हैं, वो डिप्लोमा प्रदान करेंगे और उनके प्रमाणन का कार्य प्रमाणित करने वाला जो निकाय होगा वो तकनीकी शिक्षा बोर्ड होगा। जबकि उच्च शिक्षा के स्तर पर हम प्रथम वर्ष तक देखें तो तकनीकी शिक्षा बोर्ड ही मान्यता प्रमाणित जो है वो करेगा। इसके साथ साथ जब हम विश्वविद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा में द्वितीय और तृतीय वर्ष के जो स्नातक होंगे, वो एडवांस डिप्लोमा उनको जो है प्रदान किया जाएगा, और उसको प्रमाणित करने वाला जो निकाय होगा वो तकनीकी शिक्षा बोर्ड होगा। और यही जब डिग्री के साथ दिया जाएगा तो प्रमाणित करने वाला जो निकाय होगा वो संबंधित विश्वविद्यालय होगा। ये निर्धारित किया गया। इसके अलावा कौशल प्रमाणीकरण के कुछ निर्णय, कक्षा 9 में प्रथम स्तर, 10वीं कक्षा जो कौशल प्रमाणीकरण का स्तर है वो 2, 11वीं में 3, 12वीं में 4, और जो स्नातक प्रथम वर्ष में 5, स्नातक द्वितीय वर्ष में 6, और जो तृतीय वर्ष है उसमें उसे कौशल प्रमाणीकरण का 7वां स्तर माना गया। और इसमें कुछ क्षमता के मुताबिक व्यावसायिक कौशल के जो घंटे हैं वो भी निर्धारित किए गए। जैसे कक्षा 9 के लिए 250 घंटे निर्धारित किए गए, और जो सामान्य घंटे निर्धारित किए गए वो 750, यानी कुल घंटे 1000। इसी तरह जो वर्ष 3 में हम देखें तो जो कुल 1000 घंटे थे, उसमें से 750 घंटे जो है वो व्यावसायिक कौशल निर्माण के लिए उनको जगह दी गई। एनएसक्यूएफ इस तरह से हम देखते हैं तो भारतीय जो एक कौशल ढांचा है उसको न केवल हमारे देश के संदर्भ में एक आधार प्रदान करता है, बल्कि यह जो वैश्वीकरण के संदर्भ में समग्र विश्व को एक ग्राम मानने की अवधारणा, एक दूसरे के साथ शिक्षा का आदान प्रदान, कौशल का आदान प्रदान और अपने बाजारों को सभी के लिए खोलने का जो एक वह है उसको आगे बढ़ाता है। और
एनएसक्यूएफ के माध्यम से भारतीयों का न केवल स्किल डेवलपमेंट अपने देश में रोजगार के संदर्भ में, बल्कि पूरे विश्व को जो है अपना मानने और वहां विचरण करने और अपनी योग्यता अनुसार रोजगार प्राप्त करने के अवसर देता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।